इसमें बचने वाले को किसी मकान या जमीन बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर वह उससे महंगा मकान या जमीन खरीद लें। रियल एस्टेट एक ऐसा पूंजी निवेश है जो टैक्स के क्षेत्र में बहुत लाभकारी है। जब तक आप पुरानी रियल एस्टेट बेचकर ज़्यादा महंगी रियल एस्टेट खरीदते रहेंगे, तब तक आपको मुनाफे पर टैक्स नहीं देना पड़ता। जो लोग कानून के तहत दी जाने वाली इन टैक्स बचतों का लाभ नहीं लेते हैं, वे अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाने का बहुत बड़ा मौका गंवा रहे हैं। गरीब और मध्यवर्गीय लोगों के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और अपनी बाह में सरकारी सुइयों को लगने देते हैं तथा रक्तदान चलते रहने देते हैं। आज मैं ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या देखकर लगातार सदमे में रहता हूँ। वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का पालन करने वाले नागरिक थे, और इसलिए भी क्योंकि कानून की जानकारी ना होना महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं, तो आप पलटकर लड़ने से नहीं घबराते हैं, भले ही आप रॉबिन हुड और उसके मेरी मैन गिरोह से लड़ रहे हो। मेरे उच्च शिक्षित डैडी मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं किसी बड़े कॉर्पोरेशन में कोई अच्छी नौकरी खोजूं। वे कंपनी की सीढ़ी पर चढ़ने के लाभ गिनाते थे। वे यह नहीं समझते थे कि कंपनी के कर्मचारी की तनख्वाह पर पूरी तरह निर्भर रहकर मैं एक आज्ञाकारी गाय बन जाऊंगा जिसका जो चाहे दूध निकाल सकता है। जब मैंने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाह बताई तो वे बस हंस दिए। उन्होंने इतना ही कहा, क्यों ना सीढ़ी के मालिक बन जाओ। बचपन में मुझे यह समझ में नहीं आया था कि खुद के कॉर्पोरेशन का मालिक बनने से अमीर डैडी का क्या मतलब था। यह एक ऐसा विचार था जो असंभव और भयावह लग रहा था। हालांकि मैं इस विचार से रोमांचित था, लेकिन मेरी अनुभवहीनता मुझे यह कल्पना नहीं करने दे रही थी कि किसी दिन वयस्क लोग मेरी बनाई हुई कंपनी में काम करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि अगर मेरे अमीर डैडी नहीं होते तो मैं शायद अपने सच्चे डैडी की सलाह पर ही चलता। अमीर डैडी के बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कॉर्पोरेशन का विचार जीवित रहा और मुझे एक अलग राह पर चलाता रहा। 15-16 साल की उम्र में ही मैंने जान लिया था कि मैं उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा जिसकी सलाह मेरे सच्चे डैडी देते थे। मैं नहीं जानता था कि मैं ये कैसे करूंगा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं उस दिशा में आगे नहीं बढ़ूंगा जिसमें मेरे अधिकतर सहपाठी जा रहे थे। इस फैसले ने मेरी जिंदगी बदल दी। जब मेरी उम्र 25 के आसपास हुई, तब मुझे अमीर डैडी की सलाह में ज़्यादा समझदारी नजर आने लगी। उस वक्त मैं मरीन कॉर्प से बाहर निकलकर जेरोक्स में काम कर रहा था। मुझे बहुत पैसे मिल रहे थे, लेकिन जब भी मैं अपने वेतन को देखता था, मुझे हमेशा निराशा होती थी। कटौतियाँ बहुत ज़्यादा होती थीं और मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करता था, वे उतनी ही बढ़ती जाती थी। जब मैं ज़्यादा सफल हुआ तो मेरे बॉस मेरे प्रमोशन और तनख्वाह बढ़ाने की बात करने लगी। यह सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने कानों में अमीर डैडी की यह आवाज़ भी सुन सकता था, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? तुम किसे अमीर बना रहे हो? 1974 में जब मैं जेरोक्स का कर्मचारी था, तभी मैंने अपना पहला कॉर्पोरेशन बनाया और अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में पहले से ही कुछ संपत्तियां थीं, लेकिन अब मैंने संकल्प ले लिया था कि इस कॉलम को ज़्यादा बड़ा बनाने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। कटौतियों वाली तनख्वाह को देख कर मुझे अमीर डैडी की बरसों तक दी गई सलाह में ज़्यादा समझदारी दिखने लगी थी। अब मैं देख सकता था कि अगर मैं अपने शिक्षित डैडी की सलाह पर चला तो मेरा भविष्य क्या और कैसा होगा। कई नियोक्ता महसूस करते हैं कि अगर उनके कर्मचारी उनके खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करें तो यह उनके कारोबार के लिए बुरा होगा, लेकिन मेरे मामले में इसका उल्टा हुआ। अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करने और संपत्तियां बनाने पर ध्यान एकाग्र करने से मैं बेहतर कर्मचारी बन गया, क्योंकि अब मेरे पास एक लक्ष्य था। मैं सुबह जल्दी आता था और मेहनत से काम करता था, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाता था ताकि मैं उसे रियल एस्टेट में निवेश कर सकूं। हवाई में उस वक्त भाव तेजी से बढ़ रहे थे और भारी दौलत कमाने की संभावनाएं मौजूद थीं। मुझे जितना ज़्यादा एहसास हुआ कि हम भारी आर्थिक तरक्की की शुरुआती अवस्था में हैं, मैंने उतनी ही ज़्यादा जेरोक्स मशीनें बेचीं। मैंने जितनी ज़्यादा मशीनें बेचीं, मैंने उतने ही अधिक पैसे कमाए और जाहिर है मेरे वेतन से उतनी ही ज़्यादा कटौतियाँ हुईं। यह प्रेरक था। कर्मचारी होने के जाल से बाहर निकलने के लिए मैं इतनी बुरी तरह बेताब था कि मैंने और ज़्यादा मेहनत की ताकि मैं अधिक निवेश कर सकूं।
1978 तक मैं लगातार कंपनी के 5 शीर्षस्थ सेल्फ प्यूपल में से एक बन गया था। मैं चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए बुरी तरह बेताब था। 3 साल से भी कम समय में हाल ये हो गया कि मुझे जेरोक्स में जितनी कमाई हो रही थी उससे ज़्यादा अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉरपोरेशन से हो रही थी। अपने कॉरपोरेशन में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में मैं जो पैसा बना रहा था वह मेरे लिए काम कर रहा था। उसके लिए मुझे दरवाजे खटखटाकर फोटोकॉपियर बेचने की आवश्यकता नहीं थी। अमीर डैडी की सलाह में मुझे ज़्यादा समझदारी दिखने लगी। जल्द ही मेरी जायदादों से मिलने वाला कैश फ्लो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कंपनी ने मेरे लिए पहली पोर्श कार खरीद दी। जेरोक्स के बाकी सेल्फ प्यूपल को लगा कि मैं अपने कमीशन खर्च कर रहा हूँ, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मैं तो अपने कमीशनों का निवेश संपत्ति वाले कॉलम में कर रहा था। मेरा पैसा और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। मेरी संपत्ति वाले कॉलम का हर डॉलर एक बढ़िया कर्मचारी था। ज़्यादा कर्मचारी बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था और उसने अपने बॉस को एक नई पॉश कार खरीद कर दे दी, वह भी टैक्स चुकाने से पहले के डॉलरों से। मैं जेरोक्स के लिए ज़्यादा कड़ी मेहनत करने लगा। योजना काम कर रही थी और मेरी पॉश कार इसका सबूत थी। अपने अमीर डैडी से मैंने जो सबक सीखे उनका इस्तेमाल करके मैं कम उम्र में ही चूहा दौड़ से बाहर निकलने में सफल हुआ। यह उस बेहतरीन वित्तीय ज्ञान के कारण ही संभव हुआ जो मैंने अमीर डैडी की सबकों से हासिल किया था। इस वित्तीय ज्ञान के बिना, जिसे मैं वित्तीय बुद्धि या वित्तीय IQ कहता हूँ, वित्तीय स्वतंत्रता की मेरी राह ज़्यादा मुश्किल होती। अब मैं दूसरों को इस उम्मीद में सिखाता हूँ कि वे मेरे ज्ञान से लाभ उठा सकें। मैं लोगों को याद दिलाता हूँ कि वित्तीय IQ में विशेषताएं के 4 व्यापक क्षेत्रों का ज्ञान शामिल होता है। फर्स्ट, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग वित्तीय साक्षरता या अंक पढ़ने की योग्यता है। यदि आप एक साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं तो यह एक अनिवार्य योग्यता है। आप जितने अधिक पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे उतने ही ज़्यादा सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता होगी, वरना आपका साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह रह जाएगा। यह विवरण बाएं मस्तिष्क वाला हिस्सा है। वित्तीय साक्षरता का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने और समझने की योग्यता, जिसकी बदौलत आप किसी कारोबार की शक्तियां और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। सेकंड, निवेश। निवेश पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान है। इसमें वे रणनीतियों और फॉर्मूले शामिल होते हैं जो रचनात्मक दाएं मस्तिष्क वाले हिस्से का उपयोग करते हैं। थर्ड, बाजारों को समझना। बाजारों को समझना मांग और पूर्ति का विज्ञान है। किसी निवेश के बुनियादी या आर्थिक पहलुओं के अलावा आपको बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की आवश्यकता है जो भावनाओं से संचालित होते हैं। बाजार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निवेश में समझदारी नजर आती है या नहीं। फोर्थ, कानून। अकाउंटिंग निवेश और बाजार की तकनीकी योग्यताओं के समर्थन से कॉर्पोरेशन विस्फोटक विकास कर सकता है। जो व्यक्ति किसी कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदत्त टैक्स लाभों और सुरक्षाओं को समझता है वह किसी कर्मचारी या छोटे व्यवसाय मालिक से ज्यादा तेजी से अमीर बन सकता है। इसमें उतना ही अंतर होता है उड़ने वाले के बीच होता है। दीर्घकालीन दौलत के संदर्भ में यह बहुत भारी अंतर होता है। टैक्स लाभ। कॉर्पोरेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक कर्मचारी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर यह टैक्स चुकाने से पहले खर्च कर सकता है। यह विशेषज्ञता का एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत रोमांचक है। कर्मचारी कमाते ही टैक्स चुकाते हैं और बचे हुए पैसों से अपना खर्च चलाते हैं। कॉर्पोरेशन कमाता है जितने पैसे खर्च कर सकता है, खर्च करना है और अगर कुछ बचता है तो उस पर टैक्स चुकाना है। यह टैक्स कानून के सबसे बड़े छिद्रों में से एक है और अमीर लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। कॉर्पोरेशन बनाना आसान है और इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता है, बशर्ते आपके निवेश अच्छा कैश फ्लो दे रहे हों। मिसाल के तौर पर अपने कॉर्पोरेशन के मालिक होने पर आप वेकेशन मनाने के लिए हवाई जाते हैं और वहीं बोर्ड मीटिंग रख लेते हैं। इस तरह कार का भुगतान, बीमा, मरम्मत और हेल्थ क्लब सदस्यताएं कंपनी के खर्च में डाल दिए जाते हैं। रेस्टोरेंट में लिए गए ज़्यादातर लंच या डिनर भी आंशिक खर्च ही होते हैं, लेकिन यह सारा खर्च टैक्स चुकाने से पहले कानूनी रूप से किया जाता है। मुकदमों से सुरक्षा।
हम मुकदमेबाजी को पसंद करने वाले समाज में रहते हैं। हर कोई आपकी मेहनत से फ़ायदा उठाना चाहता है।